हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और इस दूसरे प्रैक्टिस सेट के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस दूसरे प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस दूसरे प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है विक्रमशिला विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी है कोलकाता विश्वविद्यालय। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक पंक्ति में रोशनी का स्थान बाएं से 44वां है और दाएं से 10वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए मैंने अभी इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला बताया था और यदि वो फॉर्मूला आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर दोगे। फॉर्मूला क्या था? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए फॉर्मूला था टी बराबर है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे कैसे? तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं वो हमें ज्ञात करना है, यानी कि हमें टोटल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा टी बराबर है लेफ्ट, यानी कि यहाँ पर बाईं तरफ कितने दिए गए हैं? तो बाईं तरफ दिया गया है हमें 44वां स्थान है, तो एल के स्थान पर हम रख देंगे कितना 44 है। फिर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर है लेफ्ट के बाद में राइट है, राइट से हमें दिया गया है 10वां स्थान है, तो आर के स्थान पर हम क्या कर देंगे 10 रख देंगे। उसके बाद में है माइनस का 1, यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टी बराबर हो जाएगा, देखिए 44 प्लस 10 हो जाएगा कितना? तो 44 और 10 मिलकर बन जाएगा 54। अब 54 में से यहाँ पर हम क्या कर देंगे -1 कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल बराबर यानी कि टी बराबर आ जाएगा कितना? 54 में से 1 को निकाल देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 53। यानी कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? तो पंक्ति में कुल व्यक्ति होंगे 53। अब हमें देखना है कि 53 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 53 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और आप सभी के लिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके
रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको रामबाण 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप ग्रुप डी एग्जाम से पहले इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं, तो जल्दी से जाइए और बिना देरी के इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि हमसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर 120 कैसे आया है। फिर उसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर 198 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर 120 और यहाँ पर 198 जिस प्रकार से आया है सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि यहाँ पर 120 कैसे आया है। तो मेरे भाई यहाँ पर 120 लाने के लिए क्या किया गया है, 120 के नीचे में दो संख्या दी गई है, एक संख्या में दी गई है 12 और दूसरी संख्या दी गई है 10। तो इन दोनों संख्याओं का हम क्या करें कि यहाँ पर 120 आ जाए। तो मेरे भाई यहाँ पर 120 लाने के लिए इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या किया गया है, गुणा किया गया है। यदि हम 12 और 10 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 120। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए 120 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि यहाँ पर 198 से इसी प्रकार से आया है क्या। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 198 के नीचे भी दो संख्या दी गई है, एक संख्या में दी गई है 11 और दूसरी संख्या दी गई है 18। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 11 और 18 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 198। और मेरे भाई 198 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई करेंगे क्या, सेम इस प्रश्न के नीचे भी दो संख्या दी गई है, एक संख्या में दी गई है 9 और दूसरी संख्या दी गई है हमें 4। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि 9 और 4 को हम आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 9 चौक 36। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 36। अब हमें देखना है कि संख्या 36 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 36 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन के और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। यानी कि ये सभी क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। यानी कि विटामिन ए,
विटामिन डी और विटामिन के, ये तीनों क्या हैं? वसा में घुलनशील विटामिन हैं। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। प्रश्न है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ठीक है, इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 35 वर्ष, ऑप्शन बी है 30 वर्ष, ऑप्शन सी है 45 वर्ष और ऑप्शन डी है 25 वर्ष। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए काफी बार यहाँ से पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो याद रखना राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस शहर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है जयपुर शहर को, ऑप्शन बी है जोधपुर शहर को, ऑप्शन सी है उदयपुर शहर को और ऑप्शन डी है नागपुर शहर को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जयपुर शहर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में किस योजना को गरीबी हटाओ के नारे से जोड़ा गया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ के नारे से जोड़ा गया था। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के किस राज्य में सारनाथ स्तूप स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सारनाथ स्तूप स्थित है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और सेम इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इसलिए सभी को इस क्लास को क्या करना है, एंड तक देखना है, और क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और इसी के साथ में आप सभी के लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है,
यदि आप अपनी तैयारी को अच्छे से परखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है मिशन टारगेट क्लासेज के नाम से। और मेरे भाई उस चैनल पर रोजाना सुबह 9:15 पर मॉक टेस्ट होता है। तो जो भी अभ्यर्थी इस मॉक टेस्ट को देना चाहता है वो हमारे मिशन टारगेट क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। उस चैनल पर बिल्कुल फ्री के अंदर रोजाना सुबह 9:15 पर मॉक टेस्ट होता है। तो इस मॉक टेस्ट को आप दे सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए घर्षण बल, ऑप्शन बी है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी है अभिकेंद्रीय बल और ऑप्शन डी है यांत्रिक बल। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2014 में, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 2015 में, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 2016 में और ऑप्शन डी है 1 मई 2015 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 में। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी है डॉक्टर BR अम्बेडकर को, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू को और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय संविधान का जनक माना जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर को। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किसने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक ने और ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि किसने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। और मेरे भाई इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि इस बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वतमाला स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और मेरे भाई इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि इस बार एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वतमाला स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से चौकपूर्णा किस राज्य की लोक कला है? मेरे भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।
तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश राज्य की लोक कला है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 26 जनवरी को, ऑप्शन बी है 15 अगस्त को, ऑप्शन सी है 26 नवंबर को और ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है न्यूटन है, ऑप्शन बी है जूल है, ऑप्शन सी है वोल्ट है और ऑप्शन डी है वाट है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से किस प्रक्रिया में CO2 गैस छोड़ी जाती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कोशिकीय श्वसन प्रक्रिया में CO2 गैस छोड़ी जाती है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए 21,000 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का PDF सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये PDF सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस PDF सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई ये कंप्लीट PDF सेट आपको सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाला है। और इस PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की नामात्र फीस के अंदर आपको रामबाण 21,000 प्लस क्वेश्चनों का PDF सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूँ, यदि आप ग्रुप डी एग्जाम से पहले इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ऑप्शन ए संतोष यादव, ऑप्शन बी बचेंद्री पाल, ऑप्शन सी अनीता यादव और ऑप्शन डी है कल्पना चावला। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई यदि आप अपनी तैयारी को अच्छे से परखना चाहते हैं और मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है मिशन टारगेट क्लासेज के नाम से। उस यूट्यूब चैनल पर मेरे भाई रोजाना सुबह
9:15 पर क्या होता है, मॉक टेस्ट होता है। जो भी अभ्यर्थी मॉक टेस्ट लगाना चाहता है वो हमारे मिशन टारगेट क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और मेरे भाई ये मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री करवाया जाता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।